एक बार फिर से स्वागत है आप सबका साक्षर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे, जिसमें हमने नगरीकरण और गृह स्थापत्य तक देखा था। उसके बाद अब हम इस पार्ट में बाकी के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे भोजन से लेके कृषि और सभ्यता का अंत। और इसके बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इस चीज की गारंटी है। बट आपको दोनों पार्ट को बारी बारी देखना पड़ेगा, वो भी ध्यानपूर्वक। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स। तो आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक कार्यों के बारे में समझते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर आर्थिक कार्य या क्रियाएं, जिनमें हम मुख्य रूप से दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहले कृषि और दूसरे में आएगा हमारा व्यापार, कृषि व उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे स्रोत पाए गए जिनके आधार पर हमें पता चलता है कि वहां पर कृषि होती थी। जैसे कि हमने भोजन में समझा था कि भोजन में कृषि से संबंधित उपज या कुछ ऐसे कृषि उत्पादित भोजन मिला था, जिसके आधार पर ये जानते हैं हम या समझ पाते हैं कि कृषि तो होती थी, लेकिन कृषि किस आधार पर या किस प्रणाली के आधार पर होती थी, इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आइए उन्हीं को समझते हैं कि कृषि किस प्रकार से होती थी। कृषि को समझने के लिए हमें वहां पर कृषि के माध्यम से जितने भी हमें साक्ष्य या सबूत मिले, उनके आधार पर हम कृषि को समझ पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कृषि करते थे, ये तो पता था, लेकिन कृषि प्रणाली क्या थी उसके हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। अब हम वहां पर मिलने वाले कुछ भौतिक स्रोतों के आधार पर समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि मोहरों में पाए गए वृषभ या बैलों के चित्र। वहां पर भारी मात्रा में मोहरें पाई गई थी और उन मोहरों पर कृषि करते हुए बैल को देखा गया था। बैल अर्थात वृषभ, वृषभ को ही हम बैल कहते हैं, ठीक है। जिससे हमें एक चीज का आभास हो गया, क्योंकि उस समय पर कोई ट्रैक्टर तो होता नहीं था, तो वो बैल का सहारा लेते थे कृषि में। इसी तरीके से हमें क्या बनावली और चोलिस्तान दो अलग अलग क्षेत्र हैं। हम बात करें बनावली हरियाणा, चोलिस्तान जो आज के समय पर पाकिस्तान में है, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों से हमें यानी मिट्टी से बने हुए हलों के जो स्वरूप थे वो हमें मिले हैं, यानी कि प्रतिरूप थे, जो सैंपल कहलाते हैं वो मिले हैं, जो उस समय पर बैल और उन हलों का दोनों को साथ में मिला के ही कृषि किया करते थे, यानी कृषि में जुताई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और क्षेत्र है, वो कालीबंगन। कालीबंगन जो हमारा एक क्षेत्र था, कालीबंगन से प्राप्त जुते हुए खेतों की लकीरें। अब भाई वो कैसी थी, तो हम बात करेंगे यहाँ पर द्वि आधारित कृषि प्रणाली होती थी। एक खेत को ये दो भागों में विभाजित करते थे और एक को वो सीधा जोतते थे और दूसरे को खड़ा, जिससे एक लकीर दूसरी लकीर को समकोण पर विभाजित करती हुई दिखाई देती थी। जिससे क्या है, फसलों का चयन भी करते थे। एक ही खेत में दो अलग अलग फसलें उगाते थे, ठीक है। तो ये हमें कहां से प्राप्त हुआ, कालीबंगन जो क्षेत्र था राजस्थान। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था। अच्छा, कृषि को समझने के लिए बहुत सिंपल और साधारण तरीका है, इसके कई सारे पॉइंट्स आप बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि में सबसे पहला आता है जुताई, फिर आता है सिंचाई और फिर आता है कटाई। ये तीन मुख्य कार्य होते हैं कृषि। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हो गए जुताई के पार्ट। अब हम बात करेंगे सिंचाई के। तो अब हम अगर सिंचाई की बात करें, सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं, तो सबसे पहला वर्षा यानी मानसून। वर्तमान समय पर भी हमारा भारत के 30 से 40% जो कृषक वर्ग है वो मानसून पे निर्भर है। और ये हमें कहां से पता चला, तो वहां पर भारी मात्रा में भित्ति चित्र यानी दीवारों पर पाए गए चित्र देखे गए हैं, जिनमें वर्षा के चित्र दिखाए गए थे, जो कि कृषि से संबंधित थे। इसी तरह से हम बात करेंगे जलाशय व कुएं। ये धौलावीरा नामक जो कि वर्तमान समय में गुजरात में वहां पर पाए गए थे और शायद वहां पर जलाशय व कुओं के द्वारा ये लोग सिंचाई करते थे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे नहरों के सबूत। तो नहरों के सबूत हमें पाए गए हैं शोरतुगाई नामक क्षेत्र में, जो वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थित है। लेकिन शायद ये पहले ही इसका प्रयोग बंद कर दिया गया, क्योंकि ये जमी हुई गाद से भरी हुई पाई गई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, ये हो गया हमारा सिंचाई पार्ट। अब हमारा कौन सा रह गया, कटाई। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों को कटाई की। तो यहाँ पर भारी मात्रा में औजार पाए गए हैं जो कृषि में कटाई जुताई सबसे संबंधित हो सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं कांसे यानी कांसा, पत्थर व अन्य धातुओं के ऐसे औजार जो कि यहाँ कृषि में प्रयोग किए गए थे। यहाँ पर हमें क्या है, कुछ ऐसी चक्कियां जिनमें हम बात करें कंकरीले अग्निज व बलुआ पत्थर से बनी अवतल चक्कियां, जो कि उस समय पर गेहूं को पीस, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या है, भारी मात्रा में कई अलग अलग भिन्न प्रकार की उपज मिली, जिसमें मुख्य रूप से दलहन और तिलहन, जो कि हमें यहाँ पर क्या अलग अलग क्षेत्रों से उसके दाने मिले, जिसके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने ये पुष्टि की है कि ये लोग कृषि करते थे और उनको उगाते थे। लेकिन प्रणाली क्या थी वो आज भी रहस्य है। जिसमें हम बात करेंगे गेहूं थी, दाल, राई, काला चना, ज्वार, बाजरा, तिल और सरसों इत्यादि, और कपास भी सबसे पहले इन्हीं के द्वारा उगाया गया था, जिसके कारण इन्हें सिंडन भी कहते थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चावल के साक्ष्य बहुत कम पाए गए थे। क्यों? क्योंकि
ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था, जिसके कारण वहां पर चावल के सबूत बहुत कम या ना के बराबर पाए भी गए। तो गुजरात थोड़े से क्षेत्र में। कृषि के बाद व्यापार को समझते हैं। व्यापार को अगर हम समझें तो यहाँ पर व्यापार जो था वो दो प्रकार का होता था। व्यापार, पहला व्यापार होता था आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जो एक ही सभ्यता के अंतर्गत सभी छोटे छोटे शहर या नगर करते हैं, या किसी देश के अंतर्गत भी हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा व्यापार था विदेशी व्यापार, यानी कि जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से व्यापार करती थी वो विदेशी व्यापार था। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले आंतरिक व्यापार को समझते। आंतरिक व्यापार में जितने भी क्षेत्र थे वो सारे हड़प्पा के अंदर के क्षेत्र थे, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण कई सारे क्षेत्रों को, जिसमें हड़प्पा एक व्यापारिक शहर था, मोहनजोदड़ो, चरबूदड़ो, कालीबंगा, नागेश्वर, बालाकोट, इसी प्रकार से और भी कई सारे जो आपस में व्यापार करते थे। जिस क्षेत्र की जो वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी वो उसका व्यापार करता था और उसके बदले में दूसरी वस्तुएं वहां पर लाता था। हाँ, व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा या माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में यहाँ पर क्या होता था कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, जब एक क्षेत्र या एक राज्य दूसरे राज्य से अपनी वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर। इसी प्रकार से विदेशी व्यापार का भी आधार वस्तु विनिमय प्रणाली ही था। विदेशी व्यापार में हड़प्पा सभ्यता जो पूरी सभ्यता थी, इसमें कोई शहर की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर पूरी सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से व्यापार करती थी, जिसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी इराक में जो हमने 11वीं में पढ़ी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार करती है। ओमानी सभ्यता से यानी ओमान से व्यापार करती है। मिस्र जो हमारा इजिप्ट है वर्तमान समय का, मिस्र की सभ्यता से व्यापार करती है। बहरीन की सभ्यता से व्यापार होता है और अरब के देशों से भी व्यापार होता है। इन सभी व्यापारों का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब हम किस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वस्तुओं का व्यापार होता था या आदान प्रदान? तो हमारे मोहरों पर वस्तुओं के आधार पर कई हड़प्पाई मोहरें इन सभी देशों में मिली हैं और इन सभी देशों की कई मोहरें हमारे हड़प्पा में भी पाई गई, जिसके आधार पर ये कहा गया कि ये सभी क्षेत्र आपस में व्यापारिक रूप से संबंधित। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर कि मोहरों के साथ साथ वस्तुएं भी मिली। हड़प्पाई मृतभांड व कांसे की बनी हुई वस्तु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी थी, जिनकी सबसे अधिक मांग थी। तो हड़प्पा से ये वस्तुएं जाती थी उन क्षेत्रों में और वहां से वो बहुमूल्य वस्तुएं आती थी, उपरत्न वगैरह, जो वहां पर प्रसिद्ध थी और हमारे हड़प्पाई लोगों को उनकी आवश्यकता थी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे वस्तुओं की, तो वस्तुएं दो प्रकार की थी। सामान्य वस्तुएं वो वस्तुएं थी और उनका व्यापार क्षेत्रीय रूप में अधिक होता था और ये सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं थी। जो निचले तबके का व्यक्ति प्रयोग करता था वो सामान्य वस्तुएं थी। दूसरी आती विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने रहन सहन को ऊंचा दिखाने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से ये बहुमूल्य वस्तुएं भी बाहर से आती थी और इनका प्रयोग करने वाले लोग धनी होते थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ये जो व्यापार था ये दोनों प्रकार का और दोनों तरह की वस्तुओं का होता था। आइए अब हम यहाँ सभ्यता या इस अध्याय का आखिरी टॉपिक समझते हैं। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरीके से भी आ सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताइए, हड़प्पा सभ्यता के अंत या विनाश, यानी कि ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता विलुप्त कैसे हुआ। आप सबको मैंने बताया था कि ये सभ्यता जो है लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो इसका विकसित काल था, जब ये अपने विकास की चरम सीमा पर थी, ये लगभग 700 वर्षों तक रहा। तो फिर ऐसे कौन से कारण आ जाते हैं जिसके कारण ये सभ्यता एकदम खत्म हो जाती है? तो हमारे इतिहासकारों ने ये चीज बताई है कि इस सभ्यता का कोई एक कारण नहीं, या इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं। ये सभ्यता एकदम से एक ही दिन में समाप्त नहीं हुई या विलुप्त नहीं हुई। इस सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण रहे होंगे। किसी भी कारण को हम सटीक नहीं बता सकते, एक अनुमान के आधार पर ही ले सकते कि ऐसा हुआ होगा तो ये सभ्यता खत्म हुई होगी। तो हमारे इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन या इसके अंत के कारणों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, जैसे प्राकृतिक कारण और भौतिक कारण। भौतिक कारण वो कारण होते हैं जो मानव द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न हुए, जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं यहाँ पर कि बोर्ड में, जैसे कि मैंने पहले भी अपने बच्चों को बताया हुआ है, पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो आपको आंसर देने के लिए यहाँ पर पूरे प्रश्न के उत्तर को, जैसे भूमिका, सार और निष्कर्ष। तो भूमिका, इसके बारे में अगर मैं बताता हूं तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें इस सभ्यता की विशेषता को समझना होगा। यह सभ्यता की मुख्य विशेषता विस्तृत यानी दूर तक फैली हुई, यानी विशाल और विकसित,
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भूमिका किस तरीके से होगी। तो आपको बताना है, प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता जो कि एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, बहुत दूर तक फैली हुई सभ्यता थी और बहुत ही विकसित सभ्यता थी, जिसके पतन का कोई एक कारण नहीं रहा होगा। इसके पतन के कई कारण रहे होंगे और यह सभ्यता धीरे धीरे अपने अंत की ओर गई। अब हम उन कारणों को देखते हैं। पहला कारण, प्राकृतिक कारण में बाढ़ व नदियों का मार्ग बदलने हैं। आप सबको पता है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियों के इर्द गिर्द बसी हुई सभ्यता थी। तो शायद ऐसा रहा होगा कि इन नदियों में समय समय पर बाढ़ आती रही हो, जिससे ये सभ्यता धीरे धीरे अपना समाप्त होती चली गई होंगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं भूकंपों का। किसी एक भूकंप के कारण यहाँ पर अंत नहीं होता, यहाँ पर समय समय पर कई ऐसे खतरनाक भूकंप आए होंगे जिसके कारण यहाँ पर क्या इस सभ्यता का पतन हुआ। इसी प्रकार से सूखा व अकाल, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी जो कि यहाँ पर एक लंबे समय तक, एक दो वर्ष का नहीं, कई वर्षों का सूखा अकाल पड़ता गया, जिसके कारण यहाँ पर लोग तथा मवेशी खत्म हुए या कई जो बचे हुए लोग थे उन्होंने अपने आप को स्थानांतरित कर दिया। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ, लोगों का स्थानांतरण। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक और, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है सूखा अकाल हो गया। अगला टॉपिक आता है हमारा जलवायु परिवर्तन। हो सकता है कि इतने समय पहले यहाँ पर कुछ ऐसे जलवायु परिवर्तन हुए हो जिसके कारण भी सभ्यता में परिवर्तन आए हो, या तो इन लोगों ने अपने आप को वहां से हटा लिया या ये समाप्त हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भौतिक, जो मानव द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर परिवर्तन या इनका अंत हुआ, जिसमें सबसे पहला अत्यधिक पेड़ों की कटाई। यह माना जाता है कि ये क्षेत्र अर्धशुष्क क्षेत्रों में थे और इनके पास वन या फिर पेड़ बहुत सीमित थे, जिसके कारण यहाँ पर क्या इन्होंने अंधाधुंध कटाई की होगी, जिसकी वजह से इनके पास कोई भी प्राकृतिक उत्पादन नहीं बचे होंगे, जिससे इनको अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ा, ये मौत के मुंह में चले गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक चीज बच्चों क्लियर कर देता हूँ आपको मैं, कि किसी भी सभ्यता का पतन केवल मृत्यु से ही नहीं होता। कई बार उस सभ्यता का पतन या तो अपने आप को परिवर्तित करना या उन क्षेत्रों से चले जाना भी होता है, किसी अन्य सभ्यता को अपना लेना। शायद ऐसा हुआ होगा कि हड़प्पा सभ्यता से भी बेहतर कोई सभ्यता मिली होगी, जिसके कारण इन लोगों ने अपने आप को उस सभ्यता में परिवर्तित कर लिया और अपनी सभ्यता को त्याग दिया, जिससे हड़प्पा सभ्यता का तो अंत हो गया। उन लोगों का अंत नहीं हुआ, वो लोग जीवित है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया इस कारण के आधार पर कि किसी और सभ्यता को इन्होंने अपना लिया। जैसे कि हम सब शहर में आके शहरों को अपना लिया, जिससे हमारी ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो रही। लोग जा रहे हैं गांव में, लेकिन वो एक अलग सभ्यता के बन के जा रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य आता है आर्यों का आगमन। हमारे इतिहासकारों ने कई अलग क्षेत्रों की खुदाई करी जहां पर भारी मात्रा में शव तथा उनके कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर एक भयानक आक्रमण के बारे में बताया या एक अंदेशा बताया जाता है, जिसमें हमारे आर्यों का समय भी वही बताया जाता है। आर्य समय समय पर इन क्षेत्रों में आए और उन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध मारकाट की, जिससे इन लोगों का अंत हो गया होगा। क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र भी पाया गया जहां पर हजारों की संख्या में शव पड़े हुए रहे होंगे और वही कंकाल बने। जिस तरीके आगे हम बात करते हैं यहाँ पर संसाधनों का दुरुपयोग। शायद इन लोगों ने संसाधनों का आने वाली पीढ़ी के लिए कोई बचत नहीं की होगी और इन्होंने अंधाधुंध और इनका दुरुपयोग किया होगा, जिसके कारण कुछ समय बाद इन संसाधनों का यहाँ पर अंत हो गया, जिससे इन लोगों को भी यहाँ से या तो जाना पड़ा। अब हमारा आता है लोगों का स्थानांतरण। लोगों का स्थानांतरण कई मायनों में देखा जा सकता है। वहां पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से, प्राकृतिक संसाधन ना होने के कारण, ये सारे मुख्य कारण थे जिसमें हम बात करते हैं। एक कारण और याद आ रहा है जिसमें हम बात करें, शायद यहाँ पर कुछ ऐसी संक्रमित महामारियां हुई होंगी और उस समय पर विज्ञान और चिकित्सा का अभाव था, जिसके कारण कोई उपचार ना मिला और धीरे धीरे ये एक से दूसरे में होते होते पूरी की पूरी सभ्यता इन महामारियों की चपेट में आ गई और ये खत्म हो गई। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न और अंत में निष्कर्ष, ये सार था आपका। अब अंत में निष्कर्ष आता है कि बहुत छोटा बता रहा हूं, ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर हमारे इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के अंत को बताया गया है। ये आपका प्रश्न खत्म होता है। अब हम जल्दी से अगली वीडियो में मिलेंगे।